इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत तमाम तरह के रोजगार के लिए वन नेशन वन एग्जामिनेशन का लक्ष्य साकार हो सकता है। सरकारी नौकरियों में भर्तियों में सुधार के लिए इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक नौजवानों को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत नौकरी के लिए एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन पर सहमति दे दी गई है। एनआरए में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा कार्मिक संस्थान द्वारा प्रथम स्तर की परीक्षा को कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन। देश में अब एक राष्ट्र एक एग्जामिनेशन, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है ये देश के युवाओं के लिए। इसके क्या मायने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। युवाओं को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को जिस तरह से मंजूरी दी गई है और इसके जो प्रावधान हैं वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि देश में अब एक राष्ट्र एक भर्ती परीक्षा की नीति है। इस लिहाज से देश के युवाओं के लिए अपने आप में यह बहुत बड़ा फैसला है। युवाओं को नौकरी के लिए अब राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी है। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक नौजवानों को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दी गई है। क्या क्या मायने हैं इस फैसले के, जरा ये भी समझ लीजिए। इस फैसले के तहत नौकरी के लिए एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन पर सहमति दी गई है। एनआरए में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा कार्मिक संस्थान द्वारा प्रथम स्तर की परीक्षा को कराया जा सकेगा। आज के कैबिनेट के फैसले में सबसे बड़ा ऐलान हुआ है नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए। क्या है वो फैसला, आपको विस्तार से और बारीकी से हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह सुन लीजिए इस फैसले पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है राष्ट्रीय भर्ती नीति। देश में केंद्रीय भर्ती के लिए अब एक संस्था, नया नियम फिलहाल रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू। एक ही संस्था की परीक्षा से तीनों विभागों में नौकरी, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्यों ये अपने आप में बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है। देश में केंद्रीय भर्ती के लिए अब एक संस्था, नया नियम कि फिलहाल रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू। एक ही संस्था की परीक्षा से तीनों विभागों में नौकरी, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय भर्ती संस्था के जरिए सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा होगी। एक बार की परीक्षा के अंक अगले 3 साल तक मान्य होंगे। नौकरी के लिए मुख्य परीक्षा अलग अलग विभाग कराएंगे।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। क्रांतिकारी फैसला, एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल इंटरवेंशन से संभव हो पाया है। इतने अरसे से इसकी मांग चली आ रही थी। सवाल तो ये कि अभी तक इसकी चिंता क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो युवाओं की चिंता करती है, समाज की चिंता करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस संक्षेप में इस रिफॉर्म के माध्यम से ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट एंड देयर बाई ईज ऑफ लिविंग आएगा, विशेषकर युवाओं के लिए। और वो ऐसे वर्ग के युवा जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी असुविधा के मारे बहुत सारे इम्तहानों में अपीयर नहीं हो पाते थे। हमारे यहाँ लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। समय समय पर जगह जगह अलग अलग सेंटर्स में इम्तहान हो रहे हैं। पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, बोथ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देश के युवाओं के लिए कैबिनेट ने अपने आप में यह बड़ा फैसला लिया है। इसके क्या मायने हैं, किस तरह से फायदे सामने आएंगे, आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपने सुना कि कैबिनेट की बैठक में ये जो फैसला लिया गया है, इसके क्या मायने। देश में अब एक राष्ट्र एक भर्ती परीक्षा की ये नीति है और देश के युवाओं के लिए अपने आप में ये बड़ा फैसला है। युवाओं को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी मिल गई है। यानी नौकरियों के लिए युवाओं के सामने जो एक बड़ी परेशानी थी, उस परेशानी का हल किस तरह से निकला है, ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भी और अपने आप में एक बड़ा फैसला भी। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ बिलासपुर विश्वविद्यालय से कुलपति प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, एक बहुत अहम कदम उठाया गया है। आने वाले दिनों में उनके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं विस्तार से बहुत आसान भाषा में समझना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूव होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर की थी, उसी का एक पार्ट है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उसमें प्रावधान है और उसका जो उसमें उद्देश्य ये है कि मेरिट बेसिस पर रिक्रूटमेंट होंगे। तो जो क्वालिटी टीचर्स है वो हमको इसके माध्यम से मिलेंगे, क्वालिफाइड मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह जो नेट क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सी जगह यूजीसी की साइट पर एक बड़ी लिस्ट नेट की टीचर्स के लिए उपलब्ध है। तो ये इस तरह का जो अलग अलग उपलब्धता लोगों को नहीं होती, जानकारी नहीं मिल पाती, एडवर्टाइजमेंट कहीं के पहुंच पाते हैं, कहीं के नहीं पहुंच पाते, फिर दूरी इतनी होती है कि समय नहीं हो पाता। कई बार एक हफ्ते पहले इंटरव्यू मिलते हैं तो कैसे जाएं। तो इस तरह से एक जगह होने पर ये छात्रों के लिए, नवयुवकों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है कि उनको पूरे देश के लिए जो रिक्रूटमेंट का क्या क्या पोस्ट, किस लेवल की पोस्ट अवेलेबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको बार बार हर जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो उनका समय बचत होगी और ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी, क्योंकि एक मेरिट बेसिस पर वो डिस्प्ले होगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस उसका होगा और इस तरह से क्वालिटी टीचर्स की इसमें प्राप्त होगी जी। तो ये फैसला बहुत ही युवकों के लिए बहुत ही फायदे वाला है। और मैं समझता हूं कि जो पोस्ट बहुत खाली है, देखिए 40% के करीब पोस्ट खाली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं यूजीसी के कई उसमें कमेटी को चेयर भी करते, तो वहां यही बैकग्राउंड लोग देते हैं कि क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते, क्योंकि प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट नहीं जाता, वो प्रॉपरली देखा नहीं जाता है और बहुत से भी कारण हैं। तो प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, जी सर, इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर युवा वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है,
वो बहुत कुछ देख रहा होगा, समझ रहा होगा, धीरे धीरे बात निकल कर सामने आएंगी। लेकिन मैं दो पहलू सामने रखना चाहूंगा कि जब ग्रामीण क्षेत्र का युवक, नौजवान एग्जाम देने के लिए जाता है, बड़े शहरों में बड़ी दिक्कतें होती हैं, पैसा खर्च होता है, आने जाने की परेशानी। दूसरी बात ये होती है कई बार एग्जाम्स की डेट क्लैश करती है। अब इन समस्याओं से निजात मिलने जा रही है। देखिए, ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि कई जगह के जो सिलेक्शंस होते हैं हमारे नवयुवक सब में भाग नहीं ले पाते, क्योंकि क्लैश करती हैं उनकी डेट्स। दूसरा यह है कि आने जाने में, अलग अलग जगह जाने में कई बार हमें सुविधा नहीं मिल पाती, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा कि कई बार छत के ऊपर बच्चे लटके हुए चढ़ कर जी, बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं बिना रिजर्वेशन, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं मिलता। उस सब से बचेंगे, क्योंकि एक प्लानिंग के द्वारा एक प्रोसेस जो सिलेक्शन का है वो होगा, और एक एजेंसी के माध्यम से, उसके माध्यम से सब जगह सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खास तौर से हमारे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के, जो बेचारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको कई जगह की सूचना भी नहीं मिल पाती है। तो एक ही जगह एक पोर्टल के ऊपर, क्योंकि इसका पोर्टल डेवलप होगा, उस पोर्टल के माध्यम से सारी सूचना, जितनी भी वैकेंसी है वो उपलब्ध हो जाएगी जी। और इस तरह से वो अप्लाई कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है और अपनी प्लानिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसको जब ये पता है कि लोअर मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एंट्री लेवल की पोस्ट खाली है, वो अपने को उसी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। उसकी सीमा जो है बढ़ जाएगी, मतलब, और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में लगने वाला लंबा टाइम बड़ा तनावपूर्ण होता है, बहुत टेंशन देने वाला वक्त होता है, वो उसमें भी कमी आएगी, इस समस्या का भी हल निकलेगा। बिल्कुल। देखिए, इसमें आपने देखा है कई यूनिवर्सिटीज के, कई जगह के एडवर्टाइजमेंट एक एक, डेढ़ साल, दो साल एडवर्टाइजमेंट के बाद में पेंडिंग रहते हैं। बच्चों की एज निकल जाती है जब तक वो उनके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, तो इसमें भी कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि ये बार बार री एडवर्टाइजमेंट करके जो समय गवर्नमेंट की जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में, वो भी बचत होगी और उसका भी पैसा, मतलब एजेंसी के माध्यम से वहां भी संस्था का भी पैसा बचेगा, स्टूडेंट्स का तो बचेगा ही बचेगा। और समय जो मुख्य ये है कि जो प्रोडक्टिव बच्चे हैं, जब वो तैयार हो गए तो जितनी जल्दी उनको जॉब मिले उतना ही अच्छा है। कई बार क्वालिफाइड बच्चे नेट करके, पीएचडी करके 2-2 साल, 3-3 साल बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट होने के बाद का बहुत समय लगता है जी। और कई बार ऐसा लंबा प्रोसीजर, वो उसमें कोर्ट कचहरी में ऐसा फंस जाता है कि उसका जवाब देते देते, क्योंकि वो अलग अलग प्रोसेस यूजीसी के फॉलो होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो एक जगह जब एजेंसी के माध्यम से निकलेगा तो ये पार्ट देख करके पूरा उसी एकदम रूल्स के हिसाब से, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट जाएगा। इसलिए इसमें ये पार्ट भी, इसकी भी बचत हो जाएगी। जी सर, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की जब हम बात करते हैं तो करीबन 2.5 करोड़ परीक्षार्थी बैठते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, बहुत बड़ा आंकड़ा भी है। और मैं उन नौजवानों के लिहाज से, उनकी समस्या के लिहाज से, उनकी जिंदगी में अगर झांकते हैं, एक बड़ी समस्या आती थी, हर एग्जाम के लिए अलग फीस दो, और जब फीस देते थे बड़ा दर्द होता था कि इसके लिए अलग फीस दो, उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कॉमन टेस्ट, कॉमन फीस एक बार। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, वो अनएम्प्लॉयड है, कोई जॉब नहीं है, और बार बार उनको फीस देने के लिए माँ बाप पर निर्भर, फिर पढ़ाई करने के बाद भी बावजूद निर्भर करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बचत उनकी होगी। दूसरा ये है कि एक जगह हमको पता चल जाएगी कि आज इस कैटेगरी की 5 लाख 10 लाख पोस्ट हैं, तो हमको भी एक पता चलेगा। नहीं तो अलग अलग वो होते हैं, वो फ्रैक्शंस में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कोई फ्रैक्शन का अपॉइंटमेंट हो पाता है, किसी जगह के फ्रैक्शंस का नहीं हो पाता है, तो वो भी बचत होगी। एक जगह होने से
सारी चीजें एक ही मेरिट लिस्ट से निर्धारित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका ये भी फायदा होगा। जी प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, और बहुत ही साधारण तरीके से ये भी, कि मैं परीक्षार्थी हूं, फर्ज कर लीजिए, क्या आगे प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ करना होगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब ये एजेंसी बनेगी तो इसमें गाइडलाइंस, फॉर्म सब ऑनलाइन अवेलेबल होगा, और कोई भी जो स्टूडेंट है, जो अपना प्रार्थी है, वो सफिशिएंट टाइम रहेगा। ऑनलाइन के साथ साथ वो ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकता है, क्योंकि कई जगह इस तरह की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। और जो रिटन परीक्षा होगी उसका भी माध्यम जो है एक जैसा सब जगह हो जाएगा, चाहे वो OMR सीट पर हो, मतलब जो भी है वो एक साथ हो जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी परिणाम निकाले जा सके। और इस तरह से प्रार्थी भी जब OMR पर होंगे तो वो स्वयं अपनी कैलकुलेशन भी कर सकता है कि उसकी मेरिट लगभग कितनी बैठेगी। क्योंकि अभी कई बार क्या है कि क्वेश्चंस के पैटर्न भी अलग अलग उसके वो हो जाते हैं, तो उनका भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज में भी यूनिफॉर्मिटी आएगी, क्योंकि एक एजेंसी है, वो एक ही पैटर्न सब जगह का रखेगी, चाहे वो किसी क्षेत्र से क्यों ना हो, चाहे साउथ से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो, जो भी है जी। तो ये भी एक बेनिफिट मिलेगा जो प्रार्थी है उनको समझने में, उनको तैयारी करने में उसी तरह की, और अपने को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की भी इसमें सहायता मिलेगी। प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, अब जो मेरा सवाल है वो आपकी जिंदगी भर के अनुभव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से समझते हैं। सर, जब भी कोई नीति नहीं आती है, व्यवस्था नहीं लागू होती है, तो उसकी कई तरह की खूबियां गिनाई जाती हैं। इस नीति में क्या आप कोई खामी भी देख रहे हैं जिस पर आने वाले दिनों में काम करना बेहद जरूरी होगा, या सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है एकदम? देखिए, कोई भी नीति बनती है वो कोशिश ये की जाती है कि वो एक आइडियल रूप में उभर के आए, लेकिन भारतवर्ष इतना बड़ा क्षेत्र है, डाइवर्सिटी बहुत है, तो उसमें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है उसको अच्छा करने के लिए, एक किसी भी अच्छी स्कीम को सफल बनाने के लिए जागरूकता की बहुत जरूरत होती है। जी। तो अगर इसको हम और अधिक सफल बनाना चाहते हैं तो एक इसके प्रारूप का मॉक टाइप का जरूर इसको कराना चाहिए, जिससे कि जो है प्रार्थी को विश्वास हो सके, क्योंकि कोई भी बदलाव आता है तो हर एक के मन में शंका एक पैदा होती है कि पता नहीं क्या होगा, नई चीज आ रही है। और हम नई चीज को एक्सेप्ट तभी करते हैं जब एक बार उसको टेस्ट करते हैं। सर, तो मेरे विचार में एक मॉक इसके ऊपर एक सर, राष्ट्रीय भर्ती नीति को लेकर नौजवानों और परीक्षार्थियों के जहन में जो जो सवाल इस वक्त आ रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जरिए उनको सामने रख सकूं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद परीक्षा एक, नौकरियां अनेक, चर्चा लगातार जारी है। चर्चा दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी ट्वीट दिखाते हैं, और ये ट्वीट किया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या किया है समझिए। NRA के गठन पर करोड़ों नौजवानों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए कई परीक्षाएं खत्म होंगी और कीमती समय के साथ संसाधन बचेंगे। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शिक्षाविद BN त्रिशाल जी। BN त्रिशाल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं GMPCG पर। BN त्रिशाल जी, आज देश भर में नौजवान चर्चा कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे उनकी मुश्किलें कितनी आसान होने वाली हैं, उनकी दिक्कतें कितनी कम होने वाली हैं। सर, मेरा सवाल अब तकनीकी है। SSC, बैंकिंग और रेलवे अब संयुक्त परीक्षा होगी, एक साथ होगी, कि कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा?
सर, पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और पूरे नेशन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली फॉर रूरल यूथ, गर्ल्स, SC, ST, OBC, लेडीज़ एंड जो भी हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिन पर हम पहुंचते नहीं हैं, उनके लिए जो किया है, रियली आई मस्ट कम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट फॉर दिस, क्योंकि अब हम उन लोगों पर पहुंच रहे हैं जहां पर जहां तक कोई नहीं पहुंचा है ना। हम ये कहते थे ना भाई, जहां पर रवि ने पहुंचे वहां कभी पहुंचे, मगर वहां पर अब हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं। हाँ, ठीक है साहब। और इसके लिए उन्होंने 24 आवर्स 24/7 हेल्पलाइन भी रखा है। एंड और इसके लिए रेलवेज, बैंक्स, IBPC जॉब्स इस। हाँ जी सर, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका टोका। सर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई ऐसे दूर सुदूर इलाके हैं जहाँ पर एक सपने जैसा लगता है कि मैं शहरों में जाऊं, परीक्षा दे आऊं। कई तरह की दिक्कतें होती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं उनकी ज़िंदगी में। पैसा खर्च करना पड़ता है, वक्त भी देना पड़ता है, बड़े शहरों में जाना है। प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी से भी मैं ब्रेक पर जाने से पहले यही चर्चा कर रहा था। इस संदर्भ में क्या ये बहुत बड़ा फैसला है? कई जिंदगियां बदलेंगी, अब कई परिवारों की जिंदगियों में रोशनी जगमगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें जो है एग्ज़ाम सेंटर्स, उन्होंने उसके लिए 117 सेंटर्स ये जो है आइडेंटिफाई किए हैं, और हर एक सेंटर जो है कैंडिडेट के नज़दीक ही होगा, आवास के नज़दीक ही होगा। ये पहले चरण में उन्होंने किया है। और इस एग्ज़ाम में करीब 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। ये गरीब उम्मीदवारों के लिए है बहुत बड़ी राहत है। ये लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत लाभदायक है। ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, उस जहाँ पर जो उसके लिए क्या हम कहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट चांसेस नहीं, तो वहाँ पर वो अब पहुँच गए हैं जी। और दूसरी चीज़, इस रिक्रूटिंग एजेंसी में फिर उन्हें एक और चीज़ है जो आई थिंक आपने जो उस पर टच करेंगे, CET का भी जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, कंप्यूटर बेस्ड ऑन लर्निंग और टेस्टिंग हो जाएगी। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए। उसके लिए नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बनेगी। क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए उनको कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग उनके लिए ये दिया जाएगा, दे विल बी ट्रेन्ड फॉर दैट, और फिर उनके लिए टेस्टिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने किया है जी सर। और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और सारे बच्चे इतने खुश हो जाएंगे जो ग्रामीण बच्चे हैं, खासकर जो दूर दूर इलाकों में, उनको अब उसके लिए कनेक्टिविटी हमें चाहिए। कनेक्टिविटी इज़ इंटरनेट और बाकी जो है सुविधाएं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर एक गांव में ये बहुत ही फाइबर नेट और ये चीज़ें, फाइबर कनेक्शन जो है पहुंचा देंगे। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ठीक है सर। प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि पारदर्शिता आएगी। मेरा सवाल अब उन नौजवानों के संदर्भ में है जो बैंकिंग का एग्जाम तो देना चाहते हैं लेकिन शायद रेलवे के एग्जाम में नहीं बैठते। परीक्षा के स्तर की जब हम बात करते हैं, जो सवाल उसमें रखे जाएंगे, कॉमन टेस्ट होगा, परीक्षा का जो स्तर होता है हर एग्जामिनेशन का अलग अलग होता है, ये कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, ये मेरा सवाल उन नौजवानों के लिहाज सामने रख रहा हूं जो बैंकिंग की परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन रेलवे की परीक्षा नहीं देना चाहते थे। परीक्षा के स्तर में कोई कमी या बढ़ोतरी? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो कुछ क्वेश्चन पेपर्स कॉमन होंगे, जैसे मान लीजिए जनरल नॉलेज, वो हो सकता है कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए एक ही हो। ये जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो के कहला रहा है, उसका माध्यम क्वेश्चन पेपर्स आपके कॉमन होंगे। पर्टिकुलर बैंकिंग के लिए जो
जनरल नॉलेज के है, मैथमेटिक्स के है, जो मतलब इस तरह के हैं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मान लीजिए टेक्निकल जॉब के हैं जी, उनके लिए पेपर्स का ऑप्शंस रहेगा आपके लिए। अगर बैंकिंग में आप अपीयर नहीं होना चाहते तो उसके लिए नहीं देंगे, तो आपकी मेरिट उसके लिए जाएगी जो आप रेलवे में बैठना चाहते हैं। क्योंकि उनके जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन पेपर्स, और कुछ जो है स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक होंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी जो मेरिट बन रही है 3 साल के लिए वो पारदर्शिता ला रही है। और उसमें एक एडवांटेज ये भी है कि अगर अपनी मेरिट को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं तो आप रीअपियर हो सकते हैं। जी जी जी। अभी तो अभी तक तो ये है कि मेरिट का पता ही नहीं रहता है हमको कि हम मेरिट में हैं, तो क्या हुआ उस मेरिट का, रिक्रूटमेंट हो गया या कोई छोड़ के चला गया। तो ये सारी चीजें इसीलिए पारदर्शिता में आएंगी और हम सेलेक्टिव रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इसका सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे कि बच्चे, अभी जैसे डॉक्टर प्रसाद जी बता रहे थे कि सेंटर्स नजदीक से नजदीक उनके पास में हो, 170 करीब अभी, और अधिक ये बढ़ाए जाएंगे। निर्भर करेगा कि कितने लोग वहां पर सेंटर में अवेलेबल हैं, तो बढ़ाए जाएंगे और इस तरह से परीक्षाएं वो वहां उस सेंटर से दे सकते। ठीक है, मैंने एक तस्वीर नौजवानों के लिहाज से सामने रखी है, मैं एक और तस्वीर रखना चाहूँगा। और मेरा हर सवाल सीधे सीधे इस बात से सरोकार रखता है कि नौजवान समझ पाएँ कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना जो बदलाव हुआ है, क्या सिस्टम में पारदर्शिता जो आई है, कितना कुछ आसान होने जा रहा है। बीएन त्रिशाल जी, अब तस्वीर का दूसरा पहलू, ऐसे कई परीक्षार्थी हैं, ऐसे कई नौजवान हैं जो पहले बैंकिंग की परीक्षा देते हैं अलग डेट पर, फिर रेलवे की परीक्षा देते हैं, फिर एसएससी की परीक्षा देते हैं। इतना मानसिक तनाव, इतनी परेशानी होती है, तैयारी करो, बार बार किताबें खोलो, समझो, फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, इंतज़ार करो रिजल्ट का, काफ़ी वक्त ज़ाहिर हो जाता है। अब इन तमाम समस्याओं से निजात मिलने वाली है, ज़िंदगी आसान होगी, मानसिक तनाव कम होगा, बहुत कुछ आसान होगा क्या? यस, क्योंकि ये हमने देखा कि बेचारे भटकते थे बच्चे। आज मुझे रेलवे का है, आज मुझे बैंक का है, आज मुझे फलान का है, अब मेरे ख्याल में जैसे साहब ने अभी कहा कि एक कॉमन टेस्ट पेपर होगा जिसमें जो हर एक के लिए होगा, और दूसरा सेक्शन होगा अगर आपको रेलवे में जाना है तो ठीक है, पार्ट ए इज़ फॉर रेलवे, पार्ट बी इज़ फॉर ITB, पार्ट सी इज़ फॉर जिसमें उसकी रुझान होगी तो खुद ही कैंडिडेट भी देखेगा मेरा जो है यहाँ पर जो आई एम फिट फॉर दिस जॉब बैंकिंग के लिए, ओके, दे कैन अप्लाई, दे कैन अपियर फॉर दैट टेस्ट जी, वो इसमें पार्ट्स होंगे। दिस इज़ व्हाट वी फील। अभी उसका ये नहीं आया है, उसका ये जो खाका नहीं आया है कि वो कैसे होगा, बट जो हम समझते हैं उसमें पार्ट A, B, C होगा, या भाई आपको बैंकिंग में बैठना है, इसमें बैठना है, तो उसमें उसके तरफ से उसमें वो बच्चे बैठेंगे, और जो कॉमन एंट्रेंस होगा जिसमें उसके जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, GK है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो उसमें होगा। उसका स्कोर उसका 3 साल के लिए रहेगा, और फिर अपनी जैसे हम IAS देते हैं, सिविल सर्विसेज देते हैं, उस सिविल सर्विस के लिए अपियर हो जाते हैं, तो उसी तरह से फिर उनको फिर विभिन्न उनमें एक IAS में, IPS में उसके हिसाब से इनको दे देंगे। तो इसी तरह से इनमें भी कर देंगे। भाई ये बच्चे ये रेलवे में जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो उससे पूछेंगे बता भैया आपका मेरिट यहाँ पर है तो हम यहाँ पर आपको भेज रहे हैं। तो दिस इज़, आई थिंक दिस विल बी डन लाइक दिस, एंड इट्स अ गुड rather step taken by the government for the youth, for girls, from SC, ST and for all those जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जिनके लिए सुविधा नहीं है वहाँ पर, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी चाहिए, रेलवे में नौकरी चाहिए, SSC के एग्जाम्स, सर अब क्या तैयारी करने का फॉर्मूला भी बदल जाएगा क्या? देखिए ऐसा है, जो ग्रुप B और C की पोस्ट है। सर त्रिशाल सर, ये मेरा सवाल गौरीदत्त शर्मा जी से है। हाँ, देखिए जो ग्रुप B और C की पोस्ट होती हैं उनके लिए करीब करीब कॉमन पेपर ही सबके लिए होगा। तो जैसे जनरल नॉलेज का है, एप्टीट्यूड का है, जनरल मैथमेटिक्स का है, जनरल लैंग्वेज का है, राइटिंग का है। तो इसलिए चाहे वो बैंकिंग का हो या रेलवे का हो या और जो
नेशनल या जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइजिंग है, तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट का जो समय और पैसा, जैसा अभी हम लोग का जिक्र हो रहा था, वो सबकी बचत होगी और इस तरह से एक ही मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब इसके ऊपर क्लास 1 के लिए जो कॉमन टेस्ट के कुछ पेपर्स, जैसे अभी बात हो रही थी, वो होंगे और कुछ स्पेसिफिक होंगे जिनके लिए डेट अलग अलग होगी जी। तो उसमें अपीयर उसी हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अपीयर कर सकते हैं जी। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ पोस्ट सभी ग्रेजुएट के लिए होती हैं, चाहे वो आर्ट्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। तो जो ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए है बी और सी कैटेगरी की, वो उसमें जा सकते हैं। जो ए कैटेगरी की स्पेसिफिक होती है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट बैठेंगे या साइंस के बैठेंगे या आर्ट्स के, तो वो अपने सेलेक्टिव हो सकते, ठीक है, वो एक कैटेगरी की आएंगी या उसके ऊपर की जो कैटेगरी की पोस्ट होंगी। तो इसमें जो प्रिपरेशन होगी उसमें एक फायदा ये होगा कि अब ये कॉमन टेस्ट है और कॉमन ही तरह के इसमें क्वेश्चंस आने हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे भारतवर्ष से रिलेटेड चीजें आएंगी। मान लीजिए जनरल नॉलेज की है तो बैंकिंग वाले को भी कुछ चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड हों, हिस्ट्री से रिलेटेड हों या और चीजें हों, वो कॉमन इसमें पैटर्न आ जाएगा जी, जिससे कि वो एरिया स्पेसिफिक ना हो करके वो कॉमन उसमें पार्ट बनेगा और इस तरह से हमारी प्रिपरेशंस में भी और तैयारी करके उसमें अपीयर होने में भी बदलाव आएगा जी। दूसरा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी बदलेंगे। वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी मेरे विचार में वो नॉलेज स्पेसिफिक के साथ साथ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के आधार पर होंगे कि जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है उसकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो कितनी है, जिससे कि आने वाले समय में उसे उसकी कार्य करने की क्षमता को भी इस टेस्ट के द्वारा असेस किया जा सके। जी ठीक है। BN त्रिशाल जी, आप शिक्षाविद हैं सर, मेरा ये सवाल आपसे भी होगा, क्या अब तैयारी करने का जो फॉर्मूला है वो पहले की तरह बरकरार रहेगा या उसमें कुछ बदलाव करना होगा परीक्षार्थी को भी? नहीं, अब इसमें हमें शिफ्ट लाना पड़ेगा, पैराडिग्म शिफ्ट तैयारी में लाना पड़ेगा। वो जो था वो अलग ही वो नॉलेज बेस्ड, जैसे गौरी शंकर जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो नॉलेज बेस्ड था, अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। अब ये जो है हर एक चीज़ इस वक्त नई शिक्षा बदलाव भी है वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर है, क्योंकि हमें अब नए जो रिक्रूट चाहिए जो पूरे कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ये नहीं कि मुझे 4 सवाल आते हैं तो बस मैंने टॉप किया, नो, नॉलेज बेस्ड नहीं, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। ये है, दिस इज देयर इज अ शिफ्ट, बहुत बदलाव आएगा क्वेश्चन पेपर में, बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ईशान जी, क्या ये संभव हो पाएगा कि आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उन नौजवानों को उदाहरण के साथ समझा पाएं इस बात को बेहतर तरीके से? ये पूरे भारत के लिए है, ये जो आपने कहा ना मध्य प्रदेश के लिए, उसके लिए है ये, मेरे ख्याल में ये, एंड इट विल बी इन, इसमें जो अगला चरण जो मैं समझता हूँ, इट विल बी इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। हो सकता है ये बाइलिंगुअल होगा, मल्टीलिंगुअल, क्योंकि अब नई पॉलिसी जो आ रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है मदर टंग होना चाहिए नीचे तक। अब क्लास डी का और क्लास C और D पोस्ट के लिए जी, उसके लिए भी लैंग्वेज का ये आएगा कि अब केरल में एक है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, मद्रास में है, कहीं पर भी है, तमिलनाडु में है, तो इसलिए लैंग्वेज का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा कि कैसे उसको किया जाएगा, क्योंकि यह थ्रू आउट इंडिया है, इज ऑल इंडिया बेस्ड। ठीक है। प्रोफेसर गौरीधर शर्मा जी, सर, मैं प्रेजेंट की बात भी करूंगा, फ्यूचर की बात भी करूंगा और मैं दो नीतियों को एक साथ जोड़ूंगा। एक तरफ नई शिक्षा नीति, अब राष्ट्रीय भर्ती नीति। मोदी सरकार के इन दो बड़े फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? बच्चा छोटे से लेकर बड़ा होता है, पहले 12th तक की पढ़ाई करनी है और उसके बाद नौकरी भी ढूंढनी है। देखिए, अभी जो हमारी शिक्षा नीति है
उसमें हमारी जो शिक्षा की एप्लीकेशन पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। हालांकि हमारे अब स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बन गई है और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी शुरू हो गए, लेकिन वो इस लेवल पर जो शुरू हुए हैं या इंट्रोड्यूस हुए हैं वो एक बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि जो एडवांस लेवल सीखना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर वो नहीं दिया जाता। तो जो प्राइमरी या बेसिक लेवल के स्किल कोर्सेज है अपने बेसिक जो मेन शिक्षा के साथ साथ वो संभव नहीं होते, और इसलिए उन स्किल को सीख करके अच्छे जॉब या अच्छा कार्य या नवाचार नहीं संभव। तो नई शिक्षा नीति में सबसे एक ये वो अच्छा है कि क्लास 8 में ही वोकेशनल कोर्स आ जाएंगे, तो स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। जब ये अप स्किल होगा तो यहाँ नवाचार आएंगे, यानी कि रिसर्च, शोध कार्य को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा नई शिक्षा नीति में। दूसरा यह है कि चॉइस के हिसाब से अपने मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट इसमें संभव है। आज जो बच्चा कोई साइंस का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का उसका ग्रुप बना हुआ है, तो वो बायोलॉजी नहीं ले सकता, अगर कितना ही उसका इंटरेस्ट क्यों ना हो, यही ग्रुप में पढ़ना है। जितने पेपर उसमें सिलेबस में उसको दिए हुए हैं 18-20, वो उसी ग्रुप से ही उतने ही 5 उसके हैं तो 6 इसके हैं, जो भी है उसी से ले सकता है। उसको कोई भी लिबर्टी नहीं है कि उनमें कोई वो दूसरे ग्रुप से कहीं और से बदलाव लाए। ये इसमें चॉइस मिलेगी कि इसमें कुछ कोर कोर्सेज होंगे। मान लीजिए कि टोटल ग्रेजुएशन 20 कोर्स पेपर्स का है, तो 14 कोर्स या 12 वो कोर एरिया के होंगे उस सब्जेक्ट के, और 8 से 6 पेपर्स वो चॉइस कर सकता है किसी से भी रिलेटेड है उससे, या एकदम आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी अनरिलेटेड से, म्यूजिक से। और इस तरह से ये कोर्सेज ओपन माध्यम से भी अवेलेबल होंगे, यानी ओपन कोर्सेज भी है। तो महाविद्यालय को ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि जो बच्चा चुनना चाह रहा है वो उसके यहाँ अवेलेबल है या नहीं, टीचर है या नहीं, वो कोर्स अप्रूव्ड है या नहीं। तो इस तरह से वो क्रेडिट बेस्ड कोर्स वहां से लेगा, सिर्फ मेंटर जो है हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय से होगा। ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है जी। ये भी अवेलेबल। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अभी प्रोजेक्ट सिस्टम में जो हमारा ग्रेजुएट में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है, मान लीजिए उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत अच्छा किया और किसी कारणवश वो थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं कर पाता, जी, तो क्लास 12 ही पास माना जाता। तो अब हर ईयर के बाद में उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मिल जाएगी। सर जरा वक्त कम है, मुझे बीएन त्रिशाल जी से कुछ पूछना था। त्रिशाल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और ये भी मेरा आपसे सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय भर्ती नीति, अब आगे क्या और बड़ा हो सकता है? हम सहमत हैं। आगे क्या, वोकेशनल एजुकेशन पर हमें जोर देना बहुत। क्लास 6 से अब वोकेशनल एजुकेशन आ रही है। क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें हम उसको कहते हैं 10 बैगलेस डेज, 10 दिन बच्चा कोई बैग स्कूल नहीं लाएगा। उसमें वोकेशनल एजुकेशन पर लोकल आर्टिजन उनके साथ उनको वो सिखाना है हमें। ये बहुत बड़ा बदलाव है एजुकेशन नीति का। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी होगी जब 11th-12th में पहुंच जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। और फिर जब ग्रेजुएशन पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये नहीं कि बस उसने किया तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। अपने क्षमता के हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है। और स्किल्स को लेकर अब स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होगी, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए जो ये नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई है। जी ठीक है सर, घड़ी की सुई जो है अब इस चर्चा पर विराम लगाने का संकेत दे रही है। प्रोफेसर गौरीदत्त शर्मा जी, बीएन त्रिशाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया और नौजवानों के जहन में जो भी सवाल आ रहे होंगे राष्ट्रीय भर्ती नीति को लेकर,
उन तमाम सवालों को बहुत ही साधारण शब्दों में, आसान भाषा में आपने समझाया, उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।